नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी जानी मानी लेखिका सरोज वर्मा द्वारा लिखी गई है। कहानी का टाइटल है कोयला भई न राख। तो कहानी शुरू करते हैं। मुंबई का नानावटी हॉस्पिटल, जहां अंबिका एक प्राइवेट और लग्जरी रूम में अपने बेड से टिककर खिड़की की ओर झांकते हुए आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देख रही थी और सोच रही थी कितने खुश हैं ये। इन्हें कोई भी सामाजिक बंधन नहीं, जब चाहे किसी भी साथी के साथ फुर्र से उड़ जाते हैं। एक मैं हूँ जिसके पास सब कुछ है लेकिन इच्छा ही नहीं है और जीने की। इतनी शर्मिंदा हूँ मैं स्वयं से कि नजरें नहीं मिला सकती किसी से भी। निराधार जीवन जिए जा रही हूँ। और तभी एक नर्स कमरे में आकर उससे बोली, क्या आप दोनों बच्चों से मिलना चाहेंगी? जी नहीं, मुझे उन बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं है, अंबिका बोली। आपने उन बच्चों को जन्म दिया है, क्या आपकी इच्छा नहीं है उनसे मिलने की? नर्स ने दोबारा पूछा। मैंने कहा ना, नहीं, अंबिका ने रूखाई से जवाब दिया। आपसे डॉक्टर मिलना चाहती है। उन्होंने पूछा है कि क्या वो आपके कमरे में आ सकती है? नर्स ने पूछा। हाँ, उनसे कहिए कि वे आ सकती है, अंबिका बोली। कुछ ही देर में डॉक्टर शैलजा सिंह अंबिका के कमरे में आई और उसके पास आकर बोली, और मैडम कैसी हैं आप? कैसी हो सकती हूँ? वैसी लाचार और मजबूर, अंबिका बोली। ये कैसे बातें कर रही हो अंबिका? और क्या, लाचार ही तो हूँ। जो अपने लिए कुछ ना कर पाए वो लाचार ही तो कहलाता है। अंबिका की बात सुनकर डॉक्टर शैलजा बोली, अंबिका, तुम ये क्यों नहीं सोचती कि तुम कितने लोगों का भला कर चुकी हो? तुम्हारी वजह से आज कितने लोगों को ये खुशी हासिल हो पाई है। और मेरी खुशी का क्या डॉक्टर? डॉक्टर शैलजा ने अंबिका से बहस न करने में ही भलाई समझी और एक पैकेट उसे पकड़ाते हुए बोली, ये लो 20 लाख रुपए, तुम्हारी कमाई। एक और कस्टमर मिले हैं, रहने वाले तो भारत के हैं लेकिन दुबई में रहते हैं। कहते हैं कि उनका काम करोगी तो तुम्हें माला माल कर देंगे। ये सुनते ही अंबिका खींच पड़ी और बोली, मैं अपनी छुट्टियां मनाने अंडमान जा रही हूँ, मुझे भी तो थोड़ी सांस चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर इरादा बदल जाए तो बता देना, डॉक्टर शैलजा उससे बोली। एक बात पूछूं डॉक्टर? हाँ हाँ, आपको भी तो कुछ कमीशन मिलता ही होगा। इस दुनिया में बिना फायदे के कोई भी किसी का काम नहीं करता, डॉक्टर शैलजा बोली। वही तो मैं समझूं कि आप मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों दिखाती है। मैं भी एक औरत हूँ, डॉक्टर शैलजा बोली, और सालों तक मैंने भी माँ न बन पाने का दर्द झेला है। एक औरत को बच्चा न होने पर समाज कैसे कैसे नामों से पुकारता है, तुम्हें नहीं समझ सकती। एक औरत बिना बच्चों के पर कटी चिड़िया सी होती है। डॉक्टर शैलजा की बात सुनकर अंबिका बोली, सच डॉक्टर साहिबा, कैसी अजीब है ये दुनिया। शादी के बाद एक औरत माँ बनती है तो उसे और उसके बच्चे को सिर आंखों पर बैठा लिया जाता है, और अगर कोई बिना शादी की माँ बनती है तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। अंबिका, इस दुनिया के बारे में जितना ज्यादा सोचोगी उलझती जाओगी, डॉक्टर शैलजा बोली। अच्छा छोड़िए इन सब बातों को, शायद आप सच कहती हैं। हाँ, अच्छा ये अपने रुपए संभाल कर रख लो, मैं अब जाती हूँ, डॉक्टर शैलजा बोली। मैं इनमें से 10 लाख ले लेती हूँ, बाकी रुपए आप मेरे घर भेज दीजिए। पूर्णिमा की शादी है 2 महीने के बाद, उसकी शादी में काम आ जाएंगे। तो तुम्हें क्यों नहीं दे आती अपने घर जाकर? मेरा मन नहीं करता वहां जाने को, डॉक्टर। अम्मा बाबा की शक्लें देखती हूँ ना तो मुझे अपना अतीत याद आने लगता है। तो क्या छोटी बहन की शादी में भी न जाओगी? पता नहीं, सोचा नहीं अभी तक, अंबिका ने जवाब दिया। ये क्या बात हुई? बस कुछ दिन सिर्फ अपने साथ बिताना चाहती हूँ, सबसे दूर, सबसे अलग, अंबिका बोली। उन बच्चों से भी नहीं मिली जिन्हें तुमने जन्म दिया है, डॉक्टर बोले। मन नहीं था मेरा, हर बार तो ऐसा होता है, वो जब मेरे भीतर गति करते हैं तो एक प्यारा सा एहसास हो जाता है, लेकिन फिर दूसरे पल में ये सोचती हूँ कि मुझे खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे थोड़ी ना है, ये किसी और के बीज हैं जिन्हें मैं अपने भीतर रोप दे रही हूँ। ये तो बाहर आते ही मुझसे छीन ले जाएंगे। यही सोचकर मैं सहम जाती हूँ।
इसीलिए ममता को मैंने अपने एहसासों के साथ शामिल ही नहीं होने दिया। पता है अंबिका, तुम्हारे नाम का मतलब ही माँ होता है। तुमने कितनी औरतों को ये खुशी देकर उनकी दुआएं ली है। दुआएं लेकर क्या करूंगी डॉक्टर, जिसकी जिंदगी ही एक बद्दुआ से कम ना हो। तुम्हें समझाना बेकार है, डॉक्टर बोली। मुझे मत समझाइए डॉक्टर, क्योंकि मैं कुछ समझना चाहती नहीं हूँ, अंबिका ने जवाब दिया। ठीक है, तो कब जा रही हो अंडमान? डॉक्टर ने बात पलटते हुए उससे पूछा। देखती हूँ, जल्दी जाने का सोच रही हूँ। ठीक है, आधे पैसे तुम्हारे घर भिजवा देती हूँ। और फिर आधे पैसे लेकर डॉक्टर कमरे से बाहर चली गई। डॉक्टर शैलजा के जाने के बाद अंबिका ने बाकी के रुपए उठाए और उन्हें देखते हुए अपने ही मन से बात करने लगी। अरे रुपयों में तुम्हारे लिए क्या से क्या बन गई। काश तुम इस दुनिया में ना होते तो लोग इतने नीचे कभी न गिरते। तुम तो कागज न हुए, ईश्वर बन गए। बल्कि ईश्वर से कम क्या, ईश्वर से ऊपर ही चले गए। क्या क्या नाच नचवाता है तो लोगों को। खैर, अब मेरे पर्स में जाके आराम कर तू। अंबिका ने उन रुपयों को अपने पर्स में आराम करने के लिए छोड़ दिया। मन ही मन वो सोच रही थी कि स्त्री का कोई घर नहीं होता, मायके में वो शरणार्थी है। ये सब वो बचपन से सुनते आ रही थी कि बेटी पराया धन है, बेटे वंशधर होते हैं। स्त्री के पास अपना कुछ नहीं होता, ना घर, ना नाम, ना परिवार, ना इज्जत, ना ही जाति और धर्म। सब कुछ पुरुष का दिया हुआ। ये सब उसकी अम्मा कहा करती थी। शायद इसीलिए अम्मा ने मुझे इस भाड़ में झोंक दिया। लेकिन इसमें पूरा दोष अम्मा का भी तो नहीं था, बाबा का भी तो था। वो ही तो पहली बार ये बात अम्मा से खुसफुसाते हुए बोले थे कि एक बार ही करवाएंगे अम्बों से ये काम, फिर रुपए मिल जाने पर एक दुकान खोल लेंगे, उससे ही खर्चा पानी चलता रहेगा। कम से कम कुछ तो ठोर हो जाएगा, नहीं तो चार चार लड़कियों को कैसे ब्याहेंगे भला। और अम्मा बाबा की बात सुनकर मजबूरी में राजी हो गई थी मुझसे ये काम करवाने। तभी अंबिका का मोबाइल बज उठा। उसकी छोटी बहन लक्ष्मी का फोन था। मन तो नहीं था बात करने का, लेकिन मजबूरी वश उसने फोन कान से लगा लिया। उधर से आवाज आई, कैसी हो बड़ी जिज्जी? बढ़िया हूँ, तू बता तू कैसी है? हम भी ठीक ही हैं। कुछ परेशानी है तो बोल। हम्म, वो का है जिज्जी, पूर्णिमा जीजी का ब्याह है तो हमें नए कपड़े लेने थे। तो कहाँ अम्मा कपड़े नहीं दिलवा रही है? कपड़े तो दिला रही है, लेकिन हमें एक सोने का हार भी पसंद आ गया है, उसके लिए मना कर रही है। अगर तुम पैसे भेजोगी तो हम वो हार ले लेंगे। ठीक है, मैं अम्मा से बात कर लूंगी, आज ही घर पैसे भेजे, उसमें से हार के पैसे ले लेना। तुम कितने अच्छे हो बड़की जिज्जी। चलो अब हम फोन रखते हैं। लक्ष्मी के फोन रखने के बाद अंबिका का मन दुखी हो गया। सोचा, देखो तो कभी फोन नहीं करती ऐसे, और अगर आज फोन कर लिया तो पहले मेरा हालचाल तो पूछ लेती। झूठी सही मुझे कुछ तो तसल्ली हो जाती। बस अपना काम निकलती फौरन फोन भी रख दिया। लक्ष्मी यही क्या, घर का हर सदस्य यही तो करता है उसके साथ। वो तो बस सबके लिए पैसा बनाने की मशीन है। उसके शरीर और दिल पर क्या गुजरती है इससे किसी को क्या मतलब। कभी अम्मा ने ये नहीं कहा कि बस अब ये काम छोड़ और घर बसा ले, क्योंकि वो तो अच्छी तरह से जानती है ना कि अगर मैंने ये काम छोड़ा तो उन सबकी अय्याशियों पर अवरोध लग जाएगा। वे जो सब पड़ोसी और रिश्तेदारियों को अपना महंगा महंगा सामान दिखाकर जलाते हैं, वो बंद हो जाएगा। जिस अम्मा ने अपने जवानी के दिनों में ब्यूटी पार्लर का मुंह नहीं देखा था, वो इस उम्र में ब्यूटी पार्लर जाकर फेशियल और ब्लीच करवाती है। नित नए नए सोने के गहनों से सजी रहती है। मेहमानों को काजू बादाम का नमकीन चाय के साथ परोसा जाता है। ये सब शान मेरी वजह से ही तो है। तभी कमरे में नर्स आई और अंबिका का ध्यान भंग हुआ। बच्चों के माँ बाप आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन क्यों? मुझे किसी से नहीं मिलना। उनका काम पूरा हो गया और मुझे मेरी पेमेंट मिल गई। बस दुकानदार और ग्राहक का रिश्ता यहीं खत्म, अंबिका बोली। लेकिन वे आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मैंने कह दिया ना, मुझे किसी से नहीं मिलना। लेकिन वो लोग जिद कर रहे हैं। अंबिका कुछ देर सोचती रही,
फिर बोली, अच्छा, उन लोगों से कहो कि वे मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं उन्हें अंदर अभी भेजती हूँ, कहकर नर्स चली गई। कुछ ही देर में दंपति अंबिका के कमरे में थे। पत्नी का नाम सुनैना था और पति का नाम संदीप। फिर सुनैना ने अंबिका से पूछा, आप कैसी हैं अंबिका जी? कैसी हो सकती हूँ भला? अंबिका ने रूखाई से जवाब दिया। जी, मैं समझ सकता हूँ आपके मन की पीड़ा। उसकी बात सुनकर अंबिका को हंसी आ गई। अपनों ने तो नहीं समझा, आपने समझ ली मेरे मन की पीड़ा। इसके लिए धन्यवाद। मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी, सुनैना बोली। जी बोलिए। जी, मैं चाह रही थी कि आप कुछ दिनों तक बच्चों के साथ रह लेती तो उन्हें बाहर का दूध नहीं देना पड़ता। मैंने पहले ही कहा था कि बच्चों के पैदा होने के बाद मेरा उनसे कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा, लेकिन आप मेरे पैरों में ममता की बेड़ियां पहनाना चाह रही हैं। डॉक्टर ने कहा है कि बच्चों को माँ के दूध की आवश्यकता है, सुनैना बोली। ये कभी नहीं हो सकता। जब इतना एहसान किया है हम पर तो एक और एहसान कर दीजिए ना। संदीप जी भी गिड़गिड़ाए। मुझे छुट्टियां मनाने बाहर जाना है, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, मेरा दम घुटता है। कृपया हमारी बात मान लीजिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। दोनों मियाँ बीवी हाथ जोड़ते हुए बोले, देखिए, आप मुझे मजबूर मत कीजिए। हम आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं, बस विनती कर रहे हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा समय दीजिए सोचने के लिए, अंबिका बोली। और फिर अंबिका का जवाब सुनकर दंपति चले गए। उधर अंबिका उधेड़-बुन में लगी रही। शाम होने को आई थी, लेकिन अंबिका को कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी डॉक्टर शैलजा अय्यर बोली, कैसी हो? बस जिंदा हूँ। अंबिका की बात को अनसुना करते हुए डॉक्टर शैलजा बोली, तुम्हारे पैसे मैंने तुम्हारे बाबा के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए हैं। ठीक है, कोई तो खुश है इस जहां में मेरी कुर्बानी से, लेकिन उन बच्चों के माँ बाप खुश नहीं है जिनको तुमने जवाब दे दिया है। तो क्या करूँ? उन बच्चों के पास रहूंगी तो मेरी ममता उनसे जुड़ जाएगी, फिर उन्हें छोड़ने में मुझे बहुत कष्ट होगा। देखो अंबिका, वे लोग बहुत ही अमीर लोग हैं, विदेश में उनका कारोबार है और वे वहीं रहते हैं। बच्चों की चाह ही तो उन्हें भारत खींच कर लाई, इसलिए इतने महीने में भारत रह के कह रहे थे कि तुम जहाँ भी छुट्टियां मनाने जाना चाहती हो तो जाओ, और वे भी बच्चों को लेकर तुम्हारे साथ जाने को तैयार है। तुम्हें बच्चों को केवल सुबह और शाम को फीडिंग ही तो करवानी होगी, बाकी समय तुम कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी। और वो तुम्हारे रहने और किराए का भी पूरा पूरा खर्चा उठाने को तैयार है। मेरे ख्याल से तुम्हें इस बारे में एक बार सोचना चाहिए। क्या करूं, हाँ बोल दूं? अंबिका ने पूछा। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैंने तो केवल सलाह दी है। डॉक्टर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तुम 2 दिन सोच लो, फिर मुझे जवाब दे देना, कहते हुए डॉक्टर शैलजा ने अंबिका का चेकअप किया, कुछ इंजेक्शन लगाए और चली गई। अंबिका रात भर सोचती रही और जब सुबह डॉक्टर शैलजा उसके पास आई तो बोली, डॉक्टर, मैंने फैसला कर लिया है, यही कि मैं उन बच्चों के साथ कुछ दिन रह लूंगी। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद थी, डॉक्टर शैलजा बोली, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं भारत छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं उनसे बात करके तुम्हें बताती हूँ, डॉक्टर शैलजा बोली। जी, आप बात करके मुझे बताइए कि वे क्या चाहते हैं। और फिर डॉक्टर शैलजा अंबिका के कमरे से चली गई। दोबारा दोपहर में वे अंबिका के कमरे में आई, बोली, वे तुम्हें लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं। वहाँ उनका पुश्तैनी घर है, जिसे उन्होंने अब तक किराए पर दे रखा था, लेकिन अब उन्होंने उस घर के कुछ हिस्सों को किराएदारों से खाली करवा लिया है, खुद के रहने के लिए। इसलिए वे अब उसमें रहेंगे। क्या तुम उनके साथ दिल्ली जाओगी? और मेरी छुट्टियों का क्या? मैंने उनसे ये भी कहा था, शैलजा बोली। तो उन्होंने क्या कहा? वे बोले कि वे भी तुम्हारे साथ अंडमान चल सकते थे, लेकिन फिर तुम्हारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। सुबह शाम वही बच्चों का झंझट। तुम खुश कम तनाव में ज़्यादा रहोगी। इसलिए तुम दिल्ली से वापस आने के बाद अंडमान चली जाना। तब तुम ठीक तरह से अपनी छुट्टियों का आनंद उठा पाओगी। उनका कहना भी सही है। ठीक है, तो मैं उनके साथ दिल्ली जाने को तैयार हूँ, और उनसे कहिए कि दिल्ली में रहने का मैं अलग से पैसा लूँगी। ठीक है, उसमें तो क्या कहना है, मैं उनसे कह दूंगी। और कोई काम हो तो कहो, अंबिका ने शैलजा से पूछा। अभी बस इतना ही है, और परसों तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओगी तो सीधा तुम्हें उनके साथ दिल्ली निकलना होगा।
मैं तुम्हें उनसे तुम्हारे पैसे बढ़ाने को भी कह दूंगी, कहकर डॉक्टर शैलजा फिर चली गई। अंबिका बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रही थी, कितनी बड़ी व्यापारी हो गई हूँ मैं। पहले तो अपनी कोख का सौदा करती हूँ, फिर उन बच्चों को अपना दूध पिलाने का मोल मांगती हूँ। कितना गिर चुकी हूँ मैं। छी, मैं क्या थी और क्या हो चुकी हूँ। जब पहली बार ये काम किया था तो मेरी आत्मा ने कितना धिक्कारा था मुझे, और मुझसे बार बार यही कह रही थी कि मैं ये क्या करने जा रही हूँ। जब मैं पहली बार कुंती की तरह अनब्याही माँ बनी थी तो जी में आता था कहीं छुप जाऊं, कहीं जान दे दूं जाकर। लेकिन फिर मेरा उस बच्चे के प्रति लगाव बढ़ गया था। ममता हिलोरे लेने लगी थी। जब वो बाहर आए तो मैंने अपनी सारी ममता उस पर उड़ेलनी चाहिए, तो उसकी असली माँ को मेरा ये रवैया बिल्कुल भी न भाया, और कुछ ही दिनों में उन्होंने मुझे उस बच्चे से दूर करके अलग कर दिया। मैं रात रात भर बच्चे के लिए आंसू बहाती रही, तरसती थी उसे दूध पिलाने के लिए, लेकिन मजबूर थी। फिर अम्मा ने समझाया, इतनी ममता मत बढ़ा, वो तो पराया था। क्या हुआ जो तूने उसे 9 महीने अपने कोख में रखा। फिर बाबा एक दिन और एक सौदा लेकर आए, और अम्मा ने झट से सौदा पक्का कर लिया। फिर तो ये सिलसिला यूं ही चल पड़ा। मेरी आत्मा सिसकती थी, लेकिन मैं आंसू नहीं बहा सकती थी। अम्मा ने फिर कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं। सोचती भी क्यों और कैसे। अगर मेरा ब्याह हो जाए तो उनकी दुधारू गाय उनके घर से चली न जाए, जो उन्हें बिना लात मारे उनके फरमाइश के अनुसार हमेशा दूध देती रही। और अब मेरी इच्छा ने मेरे भीतर ही दम तोड़ दिया है। मैं अब केवल भागती फिर रही हूँ। यौवन धीरे धीरे ढल रहा है मेरा। चेहरे की रंगत भी तो अब पहले जैसी नहीं रही। और यही सोचते सोचते अंबिका की आंखों से 2 बूंद आंसू टपक गए। नर्स दोपहर का खाना लेकर कमरे में आई। खाने को देखकर अंबिका बोली, ले जाओ, आज खाने का मन नहीं है। नहीं नहीं, थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो कमजोरी कैसे दूर होगी। अंबिका अधूरे मन से खाने लगी। शरीर को भी तो मजबूत रखना है। इसी शरीर के दम पर तो वो अपने घर वालों का पेट पाल रही है। यही सोचकर उसने निवाले मुंह में डालना शुरू कर दिए। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में अंबिका मुंबई छोड़कर संदीप और सुनैना के साथ दिल्ली चल पड़ी। एयरपोर्ट से सब लोग घर पहुंचे तब तक रात भी हो चुकी थी। संदीप ने जल्दबाजी में घर को किराएदारों से खाली करवाया था, इसलिए अभी नौकरों की सुविधा नहीं हो पाई थी। संदीप ने सबसे पहले तो खाना ऑर्डर किया। खाना खाकर सब लोग सोने चले गए। सुनैना ने अंबिका को अपने कमरे में ही सुलाया, बच्चों के साथ। संदीप अलग बेडरूम में सोया। सुबह सुबह अंबिका जाग गई, क्योंकि उसे जल्दी जागने की आदत थी, और जाकर बालकनी में खड़ी हो गई। उसी घर के सामने वाली बालकनी में एक नवयुवक भी अपना चाय का कप लेकर खड़ा था। उसने जैसी अंबिका को देखा तो मुस्कुरा दिया। अंबिका ने भी उसे स्माइल पास कर दी। फिर उसने इशारों में ही पूछा, चाय पियेंगे। अंबिका ने मना कर दिया, सिर हिलाकर। फिर उसने इशारे से पूछा, आज ही आए हैं क्या आप। अंबिका ने सिर हिला दिया। शायद आप गूंगी है, उसने इशारों से पूछा। ये सुनकर अंबिका अपनी हंसी न रोक पाई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर बोली, नहीं, मैं गूंगी नहीं हूँ। आप तो बड़े दिलचस्प इंसान लगते हैं, अंबिका बोली। आपने कैसे जाना। बस ऐसे ही। फिर वो नवयुवक बोला, अच्छा चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाने के लिए तैयार भी होना है और साथ में नाश्ता भी बनाना है। और वो नवयुवक बालकनी से चला गया। फिर अंबिका भी वापस अपने कमरे में आ गई। बच्चों के पास आकर बैठ गई, उन्हें प्यार से सहलाने लगी। तब तक सुनैना भी जाग चुकी थी। अरे, आप जाग गई। आप मुझे आप मत कहा कीजिए, हम दोनों लगभग हम उम्र ही होंगी, अंबिका ने बोला। तो फिर तुम भी मेरा नाम लेकर पुकारा करो, मैं भी तुम्हारा नाम ही लूंगी, सुनैना बोली। हम दोनों इसके पहले भी तो 9 महीने एक साथ रह चुके हैं। हमारा रिश्ता ग्राहक और खरीदार का था तब, लेकिन अब हम दोनों माए हैं, सुनैना बोली। और ममता का तो कोई मोल नहीं होता। तुम शायद सच कहती हो, सुनैना बोली। फिर धीरे धीरे अंबिका का मन सुनैना और उसके परिवार के साथ लगने लगा। उस नवयुवक से भी कभी कभी अंबिका की मुलाकात हो जाया करती। उससे मुलाकातों के बाद उसे पता चला कि उसका नाम रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष अंबिका से मिलने कभी कभी उनके घर भी आ जाया करता था। सुनैना को रुद्राक्ष की आंखों में अंबिका के लिए प्यार दिखाई दिया,
और उसने ये बात अंबिका से पूछी तो अंबिका बोली, सुनैना, जिस दिन उसे मेरी सच्चाई पता चल जाएगी ना, तो वो खुद ही खुद मुझसे दूर हो जाएगा, मुझसे नफरत करने लगेगा। लेकिन सच्चाई पता लगने के बाद भी वो तुझसे शादी करने को अगर राजी हो गया, तब तो तू उसके साथ घर बसा लेगी ना, सुनैना बोली। सुनैना, ये सब इतना आसान है क्या जैसा तुम समझती हो? सब हो सकता है। सच्चा प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है और उसे ठुकराना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। एक दिन रुद्राक्ष ने अंबिका से पूछ ही लिया उससे शादी के लिए, लेकिन अंबिका बोली, रुद्राक्ष, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। लेकिन क्यों? इसलिए कि तुम मेरा इतिहास नहीं जानते। तो बता दो आज। नहीं, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। तुम्हें इसका जवाब देना ही होगा, रुद्राक्ष बोला। तुम सुन नहीं पाओगे सच्चाई, और सच्चाई सुनने के बाद तुम्हें मुझसे नफरत हो जाएगी। पहले बताओ तो कि बात क्या है, रुद्राक्ष ने पूछा। तो सुनो, मैं एक सरोगेट मदर हूँ, अंबिका बोली। बस इतनी सी बात, रुद्राक्ष ने बोला। क्यों, तुम्हें सच्चाई सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा? बिल्कुल नहीं। जो औरत इतनी सारे निसंतान माओं को इतनी बड़ी खुशी दे रही है, भला वो काम गंदा कैसे हो गया? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम दुर्गा माँ की तरह इतने सारे बच्चों की माँ हो। अब बोलो, मेरे बच्चों की माँ बनोगी? यह सुनकर अंबिका की आंखों से आंसू की धार बह चली और रुद्राक्ष ने अपनी बाहें खोल ली। फिर अंबिका रुद्राक्ष की बाहों में धीरे से समा गई। यह खबर जब उसने अपने माँ बाप को बताई तो उन्हें बहुत बुरा लगा, क्योंकि अब उनकी कमाई का जरिया बंद होने वाला था। और अब अंबिका मन में सोच रही थी कि वो बिना पैसे लिए केवल अपने बच्चे की माँ बनेगी, और जो खुशी आज तक उसके लिए अधूरी थी वो पूरी हो जाएगी। जिस आत्मग्लानि और पश्चाताप की आग में वो अब तक पल पल जलती आई थी, जिसके कारण उसके अंदर का कोयला राख न बन चुका था बल्कि सुलगता रहा था, अब उसे अपनी इस जिंदगी से मुक्ति मिलने वाली थी। जिन पैसों के लिए उसके माँ बाप ने उसे जिस दलदल में धकेला था, उस दलदल से रुद्राक्ष ने उसे हमेशा के लिए दूर कर दिया था। उसे अब अपनी जिंदगी से नफरत नहीं लग रही थी। फिर एक दिन अंबिका ने रुद्राक्ष से कहा कि वो अपने मन का हाल उसे बताकर बोझ उतारना चाहती है। वो चाहती थी कि उसकी बात उसके माँ बाप सुने, लेकिन उन्हें कभी सुध ही ना रही उसकी बात सुनने की। आज तुम अपने मन की बात कहकर हल्का कर लो। तब अंबिका ने अपनी कहानी रुद्राक्ष को सुनाई कि पहली बार जब उसने ये काम किया तो उस पर क्या बीती थी। रुद्राक्ष, मैं उस समय बहुत छोटी थी। ये तो सुनते आए हैं हम लोग कि बेटी पराया धन होती है, और घर, सरनेम, परिवार, इज्जत, जाति, धन, सब कुछ तो उसे पुरुष का दिया होता है। मेरे मन में उस समय बड़ी घबराहट सी थी, पर मैं तो एक मिशन पर निकली थी। इससे मन के सारे डर को बाहर करके मैं लंबी सांस लेकर तन कर बैठ गई। एयर कंडीशन क्लास में बैठने का ये पहला ही मौका था मेरे लिए। रास्ते भर मेरा बचपन हिलोरे लेता रहा। कब मुंबई सेंट्रल स्टेशन आ गया मुझे पता ही नहीं चला। मुझसे फ़ोन पर ही हिदायत दी गई थी कि ये इस ट्रेन का आखिरी पड़ाव है, इससे मैं अपनी सीट पर ही बैठी रहूं और वो लोग आकर मुझे ले जाएंगे। मैं अपनी सीट पर बैठी थी और वे लोग आकर मुझे अपने घर ले गए। रास्ते भर कार में वे दोनों बातें करते रहे कि मैं उनके साथ रहूंगी, इसकी भनक भी पड़ोसी को नहीं होनी चाहिए। वे लोग सारी प्रक्रिया को गोपनीय रखना चाहते थे। शायद बाद में बाहर ये बताना चाहते हों कि बच्चा मैडम की कोख से ही बाहर निकला है। फिर साथ में रहने से पता चला कि वे मुंबई से भी नहीं हैं, किसी बाहरी गांव से आए हैं। अगले दिन श्रीमान जी अकेले ही मुझे उस सेंटर लेकर गए। डॉक्टर ने मेरी माहवारी के बारे में पूछा, सारे टेस्ट करवाए। घर आकर दीदी यानी उसकी श्रीमती ने मुझे समझाया कि मैं किसी से कोई बात ना करूं। मुझे तुरंत 2 लाख रुपए घर भिजवाने के लिए भी दे दिए। मुझे बड़ी राहत मिली और अच्छा भी लगा। दीदी बड़ी भली थी और मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। मैं तो उन्हें दीदी और भैया कहकर ही पुकारती थी। उन दोनों का प्यार देखकर मुझे दुख भी होता था कि भगवान ने उन्हें क्यों संतान नहीं दी। भैया दीदी को डार्लिंग और दीदी उन्हें कभी जानू तो कभी जान कह के पुकारती थी। एक बार मैंने उनसे बात करने की कोशिश की
तो दीदी ने बड़े प्यार से समझाया कि इसमें मेरी ही भलाई है कि मैं कुछ न जानूं, सिर्फ पैसे से ही मतलब रखूं। मैंने भी सोचा कि सचमुच इसमें ही मेरी भलाई है। वे लोग अच्छे लोग थे। वो मेरी पहचान को भी छुपाए रखना चाहते थे। पैसे वाले लोग थे, इससे बंबई शहर में रहने में कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन का उन्हें बेसब्री से इंतजार था। मुझे फर्टिलिटी सेंटर जाना था। वहां मुझे उन महाशय के शुक्राणु इंजेक्ट करवाए जाने थे। मैं दीदी और भैया के साथ बॉम्बे के उस पॉश इनफर्टिलिटी सेंटर पहुंची। वहां इतने सारे लोगों को देखकर मैं कुछ सोचने लगी। तभी अचानक जोर की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? अपने आप को संभाल कर मैंने जवाब दिया। डर लग रहा है दीदी। यहाँ मेरी पहचान किसी और नाम से थी। मेरा खून लेकर फिर मुझे वहां बेंच पर बैठकर प्रतीक्षा करने को कहा गया। इस बीच दोनों पति पत्नी वहां से उठकर बाहर चले गए। मन ने कहा शायद अपनी पहचान छुपाने के लिए ही ऐसा कर रहे थे। तभी किसी जूनियर डॉक्टर की जोरदार आवाज आई। पेशेंट नंबर 42, ऑल रिपोर्ट्स नॉर्मल, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, वी कैन टेक हर। बड़ी डॉक्टर ने उसी जूनियर डॉक्टर को ऑर्डर दिया। अरे हस्बैंड को बुलाओ, स्पर्म कलेक्ट करना है और पेशेंट को प्रोसीजर रूम में ले लो, ओव्यूलेशन चेक करना है। मुझे तो काटो तो खून नहीं, इन लोगों का तो रोज का काम है। मेरी तो जान सूखे जा रही थी। तभी किसी ने आकर मेरा हाथ दबाकर मुझे ढाढ़स दिया। देखा तो दीदी थी, लगातार मेरे बालों को सहला रही थी। तभी वही जूनियर डॉक्टर जोर से चिल्लाई। परफेक्ट ओव्यूलेशन, परफेक्ट ओव्यूलेशन बस कभी भी हो सकता है। दीदी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ने लगी। पहले मुझे ये सब नहीं पता था कि स्त्री के ओवम को गर्भाशय से बाहर निकालकर पुरुष के स्पर्म के साथ मिलाकर एक जाइगोट बनाकर फिर सरोगेट मदर के गर्भाशय में 9 महीने के लिए रखा जाता है, यानी उधार की कोख। यहाँ तो मेरा ओवम भी शामिल था। एक नए जीवन को रचने में मतलब मैं न केवल सरोगेट बल्कि सचमुच की माँ बनने वाली थी। मैं भूल गई कि मैं कहाँ हूँ और जोर जोर से रोने लगी। दीदी का चेहरा उतर गया और थोड़ा गुस्सा भी उनके चेहरे पर झलकने लगा। थोड़े प्यार और थोड़े गुस्से से वे मुझे डांटने लगी। वॉट इज दिस? यू नो एवरीथिंग राइट। फिर ये रोना धोना क्यों? फिर मैंने रोते रोते दीदी से माफी मांगी। किसी तरह मन को समझाया और किसी गैर मर्द के स्पर्म से अपने ओवम का मिलन कराना शायद मेरी नियति थी। 4-5 जूनियर डॉक्टर मुझे घेर कर खड़े हो गए। मुझे दोनों पैरों को दूर दूर फैलाने को कहा गया। एक डॉक्टर के हाथ में सिरिंज थी और उसके अंदर सफेद तरल पदार्थ था। मैं समझ गई जिस दिन के लिए हर लड़कियां इतने सपने संजोए रहती है, मेरे साथ वो सब सिरिंज कर रही थी। मैं तो डरी हुई थी। दीदी मेरा हाथ पकड़े हुए बार बार रिलैक्स रिलैक्स बोलती जा रही थी। दीदी और डॉक्टर दोनों ने मेरे हाथ पकड़कर मुझे ढाढ़स दिया और मुझसे बातें करते हुए ही सारी प्रक्रिया पूरी हुई। मुझे थोड़ी देर वहां लेटे रहने का आदेश मिला हुआ था। मैं लेटे लेटे सोचने लगी कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। विज्ञान ने हमारी अनुभूतियों को पूरी तरह खत्म कर दिया है। कब ओवम और स्पर्म का मिलन हो कर एक नई जिंदगी का जन्म होता है, इसका पता तो माँ को भी कभी चलता ही नहीं। वो तो जब माहवारी नहीं होती, सुबह सुबह उल्टियाँ होनी शुरू होती है, यूरिन का टेस्ट होने के बाद पता चलता है कि अब गर्भ में एक नई जिंदगी पल रही है। इस काम के लिए जब मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारती, तो दूसरे ही पल मुझसे कहती, कोई बात नहीं, तुम्हारी आत्मा अभी भी पवित्र है, शरीर तो मिट्टी का बना है। मेरी मजबूरी को समझकर मेरी कोख के सौदागरों ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट से कहीं बहुत ज्यादा पैसा भी दिया था घर भिजवाने के लिए। दिन बीतने लगे। ठीक 1 महीने के बाद मुझे सुबह सुबह उल्टियाँ होने लगी। दोनों पति पत्नी बड़े खुश दिखने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस नए मेहमान के आने की मैं खुशी मनाऊं या मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी उसका गम। मन में तो वही पुरानी मान्यताएं भरी हुई थी, चाहे मैंने अपने मन को कैसे भी समझा रखा हो। कुंवारी माँ, छी छी। मेरे अंदर एक युद्ध चल रहा था जो स्वयं से था। फिर सोचा कि ये तो बस अब 9 महीने की बात है। फिर मैं कहाँ और मेरे पेट में पलने वाली नन्ही जान कहाँ। फिर सोचा कि जिंदगी भी कैसे कैसे रंग दिखाती है। जैसे जैसे मेरे पेट का गर्भ बढ़ रहा था, वैसे वैसे बच्चे के मालिकों के चेहरों पर मुझे खुशी दिखाई दे रही थी।
मेरे खाने और दवाइयों का भी बड़े ध्यान रखते। मेरे चेहरे पर अब नूर भी आ गया था, पेट थोड़ा दिखने लगा था। दीदी हर 15 दिन में मुझे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाती। अल्ट्रासाउंड मशीन में बच्चे की छोटी छोटी अंगुलियां मुझे दिखाई जाती तो मेरे मन में एक हुक सी उठती। दीदी मशीन के सामने बैठकर बच्चे से बड़ी देर तक बातें करती। मशीन के अंदर बच्चे की सारी हलचल दिखती। कभी कभी नन्ही सी जान जमाई लेती तो कभी नन्हे नन्हे पैरों को मारते दिखती। सचमुच सब कुछ कितना अच्छा लगता था। अब प्रेगनेंसी के 7 हफ्ते बीते ही थे कि अल्ट्रासाउंड मशीन में डॉक्टर ने इस नन्ही जान के दिल की धड़कन देखी। डॉक्टर ने आला मेरे कान पे रखकर मुझे बच्चे की धड़कन सुनाई तो मेरा मन बल्लियों उछलने लगा। लेकिन तभी तुरंत दीदी ने आला मेरे कानों से हटाकर अपने कानों में लगा लिया और डॉक्टर से कहा, व्हाट इज दिस डॉक्टर? चाइल्ड इज माइन। इसे क्यों सुनवा रही है बच्चे की धड़कन? मैं बहुत मायूस हो गई। मैं बार बार पेट पर हाथ रखकर कोशिश करती कि मुझे भी बच्चे की दिल की धड़कन सुनाई दे, पर सब बेकार। फिर भी ऐसा लगता ही था कि एक नन्ही जान अंदर पल रही है। अभी तक तो सुना ही था कि कोख के बच्चे के साथ साथ एक माँ भी जन्म लेती है। ये तो खुद पर अब चरितार्थ हो रहा था। पता नहीं कैसे मैं खुद का पेट सहलाकर खुद से बातें करने लगती। जो जो समय बीतता जा रहा था, मेरा उस नन्ही सी जान से लगाव भी बढ़ता जा रहा था। मैं हमेशा मन ही मन मुस्कुराती रहती थी। और तो और अपने उभरे हुए पेट से चिढ़ने के बजाय मेरे लिए तो वह गर्व का विषय बन रहा था। नहाते वक्त मिनटों पेट पर ही साबुन लगाती रहती। ऐसा महसूस करती मानो मैं अपने बच्चे को नहला रही हूँ। बीच बीच में बात भी करते जाती। ठंड तो नहीं लग रही है ना तुम्हें, लेकिन अपने को साफ रहना भी तो जरूरी है ना। ये सारी बातें बाहर जाती तो मेरी कोख के मालिक घबरा जाते कि ये क्या ड्रामा चल रहा है। दीदी मेरे पास आकर मेरे सिर पर हाथ फेर कर पूछती, व्हाट्स हैपनिंग? एनी प्रॉब्लम? क्या हुआ डियर? इतना समय क्यों लगाया नहाने में? तबीयत तो ठीक है ना? मैं चुप हो जाती और छत की तरफ एकटक देखती रहती। मन में कहती, मेरी कोख में पल रही ये नन्ही जान कभी जान भी नहीं पाएगी कि मैं उसकी माँ हूँ। रोज सपने में कोई मुझे माँ कहकर पुकारता तो मैं झट से उठकर पुकारने वाले को ढूंढती। फिर निराश होकर लेट जाती तो समझ आता कि ये आवाज तो मेरे अंदर से ही आ रही थी। मुझे तरह तरह के इंजेक्शन और दवाइयाँ दी जाती थी। अल्ट्रासाउंड टेस्ट से पता चल गया था कि बच्चे के सभी अंग नॉर्मल हैं। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसकी सूरत देखे बिना ही मुझे उससे अलग कर दिया गया। ये कहते कहते अंबिका रो पड़ी। तब रुद्राक्ष उसे चुप कराते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, अब तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे अपने बच्चों की फौज खड़ी कर दूंगा। ये सुनकर अंबिका आंसुओं से जी मिलाती आंखों से हंस पड़ी, बोली, सच? तुम सही कहते हो ना? बिल्कुल सच। अब तुम्हें पल पल पश्चाताप की आग में जलना नहीं पड़ेगा। तुम सालों से ऐसे बेमतलब ही जल रही हो, इसके कारण तुम ना कोयला भई और न राख। मैं तुम्हें अब और जलने नहीं दूंगा। कहते हुए रुद्राक्ष ने अंबिका को बाहों में भर लिया। कुछ समय के बाद में रुद्राक्ष ने अंबिका से शादी कर ली और कुछ महीनों के बाद ही अंबिका ने एक बेटी को जन्म भी दिया। अब अंबिका का जीवन खुशहाल था, लेकिन उसने सुना कि उसके माँ बाप अब उसकी सबसे छोटी बहन को इस काम में डाल रहे थे। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।